हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बाय ब्रिलियंट में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ा जाएगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से रिलेटेड कंपटीशन में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और आजादी में इनका इतना बड़ा योगदान है दोस्तों। बहुत सारे इन्होंने मूवमेंट भी चलाए थे जो हर घड़ी परीक्षाओं में मूवमेंट से लेके और इनके योगदान को बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आइए आज हम लोग डिटेल करके एकदम पढ़ा जाए कि आज के बाद आपको कभी भी महात्मा गांधी से रिलेटेड कोई भी सवाल आपसे छूटे ना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए शुरू करते हैं महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम आप लोगों को इनका इंट्रो बताएंगे और इंट्रो के बाद इनका जो योगदान है मतलब मूवमेंट में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनका जो मूवमेंट है वहां से शुरू करेंगे और उनकी बहुत सारी जो किताबें हैं वो लिखी है उन्होंने, उनके बारे में बताएंगे आप लोगों को। और लास्टली इनकी डेथ कैसे हुई थी यानी मृत्यु कैसे हुई थी इसके बारे में हम लोग डिटेल परिचर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले। ठीक है दोस्तों, तो महात्मा गांधी को जानने से पहले, शुरू करने से पहले आप इतना जानिएगा कि इनका जो एक सन मैं यहाँ लिखूंगा और एक और सन लिखूंगा डेट वाइज। ठीक है दोस्तों, तो पहले याद रखेंगे कि 2 अक्टूबर, ये जो तारीख मैं लिख रहा हूं दोस्तों ये याद रखिएगा, बहुत बार कंपटीशन में पूछता है। इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये ईस्वी एक ये लिख दे रहा हूं मैं, एक सन ये लिख रहा हूं और इसके बाद एक और भी डेट वाइज लिखूंगा मैं सन, जिसको बोला जाता है 30 जनवरी 1948। ठीक है दोस्तों, तो 30 जनवरी 1948 एक इनके जन्म का डेट है दोस्तों, एक याद रखिएगा इनकी मृत्यु का डेट है। तो ये यहां से यहां तक के बारे में आज इनके बारे में डिटेल पढ़ा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले याद रखेंगे दोस्तों, महात्मा गांधी को पढ़ने के लिए पहले इंट्रो इनका जान लीजिए यानी इंट्रोडक्शन इनका जान लीजिए, महात्मा गांधी के बारे में जान लीजिए। तो जान लेंगे क्या दोस्तों, तो जन्म इनका पहले देखते हैं कि जन्म। ठीक है, जन्म जो हुआ था इनका, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के कठिवाड़ा के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बहुत सारा सवाल इससे पूछता है, जैसे बार बार पूछता है कंपटीशन में कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोग डेफिनेटली जानते हैं या हर घड़ी कंपटीशन में जो पूछता है वो पोरबंदर जानते हैं। पोरबंदर कहाँ पड़ता है, तो कठिवाड़ा जिला था और जिला ये कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। तो याद रखेंगे कि 2 अक्टूबर 1869 को कठिवाड़ा के मतलब पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आइए दोस्तों, इसके बाद इनका पिता एवं माता, पिता कौन थे इनके, तो याद रखेंगे दोस्तों कि पिता जो थे उनका नाम था करमचंद गांधी। इनके जो पिता थे वो उनका नाम था करमचंद गांधी। जो क्या थे, तो इनके बारे में थोड़ा सा और बता दे रहा हूं। ये राजकोट के दीवान थे, एक पद पे थे ये, राजकोट के दीवान थे ये। और इनकी माता का जो नाम था दोस्तों, इनकी माता जो थी वो थी आपके याद रखिएगा पुतली बाई। ठीक है दोस्तों, इनकी माता का नाम पुतली बाई था और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं आगे। पत्नी याद रखिएगा दोस्तों, कस्तूरबा गांधी। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। 16 वर्ष की आयु में, लगभग 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई थी और 18 वर्ष में इनको एक पुत्र भी प्राप्त हुआ था। और उसके बाद ये चले जाते हैं बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ने के लिए इंग्लैंड से जब ये बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ के वापस लौटते हैं, 3 साल का कोर्स होता है और उसके बाद जब बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ के वापस लौटते हैं भारत, तो ये बंबई और राजकोट में बैरिस्ट्री करने के बाद बंबई और राजकोट में ये अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। क्योंकि बैरिस्ट्री पढ़े थे, वकील थे पेशे से, तो ये अपनी प्रैक्टिस जो करते हैं, प्रैक्टिस जो करते हैं वो बंबई एवं राजकोट में करते हैं। ठीक है दोस्तों,
मुंबई एवं राजकोट में ये अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, लेकिन इनको कुछ खास सफलता नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद इनकी मुलाकात जो होती है वो गुजरात के एक व्यापारी थे, दादा अब्दुल्ला। ठीक है दोस्तों, नाम याद रखिएगा, दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला 1892 में, मैं सन भी बता देता हूं आप लोगों को दोस्तों, दादा अब्दुल्ला 1892 में इनसे मुलाकात करते हैं और दक्षिण अफ्रीका में उनकी एक कंपनी होती है जिसका नाम होता है अब्दुल्ला एंड कंपनी। ठीक है दोस्तों, तो अब्दुल्ला एंड कंपनी के केस के लिए वो गांधी जी से 1892 में संपर्क करते हैं कि आप मेरे केस को थोड़ा सा जाके साउथ अफ्रीका में देख लीजिए। तो साउथ अफ्रीका में देखने के लिए जब इनसे बात होती है तो ये इसमें सहमति दे देते हैं कि ठीक है, मैं वहां पे जाके देखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब ये सहमति देते हैं तब इसके बाद ये गांधी जी जो होते हैं वो दक्षिण अफ्रीका कब जाते हैं, तो इससे सवाल पूछता है। यानी गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका सर्वप्रथम एक केस के सिलसिले में जाते हैं। सर्वप्रथम एक केस के सिलसिले में जाते हैं और सन रहता है 1893 में वो जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, 1893 में वो जाते हैं और वो किसके केस के सिलसिले में जाते हैं, तो यही लिख देता हूं, अब्दुल्ला एंड कंपनी के केस में। अब्दुल्ला एंड कंपनी के केस के लिए वो कहा जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में जाते हैं। जब दक्षिण अफ्रीका वो पहुंचते हैं तो इसी क्रम में उन्होंने वहां पे जब पहुंचते हैं इस केस के सिलसिले में, तो वहां भारतीयों के साथ जो अत्याचार हो रहा था उनसे उनका सामना भी होता है, और मतलब सामना भी होता है और देखते हैं कि बहुत सारा रंग भेद की नीति के साथ अत्याचार किया जा रहा है भारतीयों के साथ। ठीक है दोस्तों, गोरे और काले का जो मतभेद था वहां पे चल रहा था। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा गोरे और कालों के साथ अन्याय किया जा रहा था, मतलब कालों के साथ अन्याय किया जा रहा था। ठीक है, उसी सिलसिले में एक बार उनके साथ भी अभद्रता होती है, तो कई बार सवाल इससे भी रिलेटेड पूछता है कि वो कहां से कहां की यात्रा कर रहे थे कि जब उनके साथ गोरों ने अभद्रता किया था। तो याद रखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी डरबन, जगह नाम याद रखिएगा, डरबन से प्रिस्टोरिया की यात्रा के दौरान गोरों द्वारा मेरिन्सबर्ग, ये एक स्टेशन था दोस्तों, याद रखेंगे, गोरों द्वारा मेरिन्सबर्ग स्टेशन पर अभद्रता की गई। ठीक है दोस्तों, डरबन से प्रिस्टोरिया के लिए वो यात्रा कर रहे थे, उसी के बीच में एक स्टेशन था जिसका नाम था मेरिन्सबर्ग। ठीक है दोस्तों, मेरिन्सबर्ग याद रखिएगा, बहुत बार ये कंपटीशन में सवाल पूछा है कि मेरिन्सबर्ग में गोरों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा उनके साथ अन्याय किया गया या अभद्रता की गई और उनको उठा के स्टेशन पर फेंक दिया गया, इसी स्टेशन पर फेंका गया था मेरिन्सबर्ग पे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे। और ये क्यों ऐसा हुआ था, तो इसके पीछे का तर्क आप लोगों को मैं बता देता हूं, क्योंकि जो दक्षिण अफ्रीका में जो अंग्रेज होते थे वहां पे कानून बनाए थे कि जो भी भारतीय या जो भी एशियाई देश से जाएगा उसका एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र वो अपने साथ हर घड़ी रखेगा। और वहां पे कानून वो बनाए थे कि चाहे वो कितना भी धनी कोई व्यक्ति क्यों ना हो जो रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, लेकिन वो चाह के भी वो अंग्रेजों के साथ यानी गोरों के साथ क्लास 1 यानी प्रथम श्रेणी में यात्रा नहीं कर सकता था।
ठीक है। तो उसी बीच में इन दोनों की यात्रा के बीच में एक अंग्रेज गोरा उसी बोगी में, प्रथम श्रेणी का ये टिकट लिए हुए थे, उसी बोगी में वो चढ़ जाता है और वहां पे पुलिस की सहायता से वो क्या करता है, इनको उठा के स्टेशन पर मेरिट्सबर्ग पर फेंक देता है। फिर उसके बाद ये जाते हैं और फिर उतरने के बाद फिर कंप्लेन भी करते हैं और बहुत सारा ब्रिटिश हुकूमत के साथ पत्र व्यवहार करते हैं और बाद में इनको सफलता भी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आगे क्या हुआ था इसके बारे में आप लोगों को मैं बताता हूं। ठीक है, गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में ही टॉलस्टॉय फर्म एवं फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही क्या किया था, एक टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की और एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। फिनिक्स आश्रम की स्थापना उन्होंने 1904 में की थी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे फिनिक्स आश्रम की स्थापना की और वहीं पे वो रहने लगे थे। ठीक है, और वहीं पे भागवत गीता हुआ या टॉलस्टॉय की बुक हुई, इन सबों का अध्ययन भी किया और बहुत सारा ज्ञान का अर्जन भी किया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। गांधी जी द्वारा सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया गया? कहां किया गया था? ठीक है दोस्तों, तो गांधी जी द्वारा सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया गया था, तो इसको हमेशा याद रखेंगे, वो दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। सन लिखना चाहे तो दोस्तों लिख सकते हैं 1906 में। 1906 में ये क्या करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था इन्होंने। कई बार सवाल कंपटीशन में दोस्तों पूछा है कि सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम गांधी जी ने कहा किया था। इसमें दो ऑप्शन हमेशा टैली कर जाता है लड़के, या आप लोग नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा सही होगा। अगर भारत में पूछे तो उन्होंने चंपारण में सबसे पहले प्रयोग किया था 1917 में, लेकिन अगर सबसे पहले खाली पूछे कि सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो साउथ अफ्रीका में ही किया था और उस समय 1906 में। ठीक है, 1906 में सफलतापूर्वक सत्याग्रह का प्रयोग उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही किया था। और भारत में अगर पूछे कि सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो चंपारण बिहार में। ठीक है, जो तीन कटिया पद्धति के बारे में अभी आपको आगे बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। गांधी जी सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे? गांधी जी सबसे पहले किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे? कई बार ये सवाल पूछा है कि कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेना से पूछ रहा है, एज ए मेंबर, एज ए सदस्य। ठीक है दोस्तों, अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा है यहाँ, क्लियर समझिएगा आप लोग कि गांधी जी किस अधिवेशन में सिर्फ भाग लिए थे, एज ए मेंबर यानी एज ए सदस्य। तो याद रखेंगे 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1901 में कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था जिसमें गांधी जी सर्वप्रथम एज ए मेंबर, एक सदस्य के रूप में भाग लिए थे। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए?
ठीक है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो याद रखेंगे जनवरी 1909 में, सॉरी जनवरी 1915 में। ठीक है दोस्तों, जनवरी 1915 में ये वापस आते हैं, भारत आते हैं और फिर भारत में ही रह जाते हैं और दोबारा नहीं जाते हैं। तो जनवरी 1915 में ये भारत आते हैं, इसीलिए जनवरी में ही प्रवासी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों याद रखेंगे, प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है वो जनवरी में ही मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे प्रवास के कारण ही, गांधी जी के वापस आने के कारण ही वो बोला जाता है कि प्रवासी दिवस इसी जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। गांधी जी के राजनैतिक गुरु, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे 1914 से 18 चला था दोस्तों। ठीक है, इसको एक्स्ट्रा नॉलेज में जान लीजिएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने अंग्रेजों, या कह लें अंग्रेजों बोले या ब्रिटिश सरकार की सहयोग के कारण ब्रिटिशों द्वारा कौन सी उपाधि गांधी जी को दी गई? ब्रिटिश हुकूमत द्वारा, ठीक है, गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो 14 से 18 हुआ था, जब ये साउथ अफ्रीका से रिटर्न आ जाते हैं, तो उसी समय भारत में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो उसमें ये क्या करते हैं कि अंग्रेजों का साथ देने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में सेना में भर्ती होने के लिए भारतीयों से अपील करते हैं, जिससे कि अगर ये लोग अगर प्रथम विश्व युद्ध में विजय मिल जाए, यानी इनका सहयोग करने के उपरांत ये हमें जल्दी से स्वराज दे देंगे, यानी लाभ मिल जाएगा। लेकिन ये गांधी जी इतना सहयोग करने, जब ब्रिटिश हुकूमत का इतना सहयोग करते हैं, तो ब्रिटिश इनसे खुश होने के बाद इनको एक उपाधि देते हैं जिसको कहा जाता है कैसरे हिंद। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा गांधी जी को एक उपाधि दी गई जिसका नाम था कैसरे हिंद। ठीक है दोस्तों, ये प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के कारण ही इनको ये उपाधि दी गई थी। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना। गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखेंगे दोस्तों 1916 में। 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। गांधी जी द्वारा चंपारण में सफल आंदोलन का प्रयोग कब किया गया? तो 1917 में।
1917 में क्या करते हैं गांधी जी? चंपारण में एक सफल आंदोलन, बिहार में ये चंपारण पड़ता है दोस्तों, याद रखेंगे। चंपारण में इन्होंने किसानों के लिए एक सफल आंदोलन चलाया था, ठीक है। इस आंदोलन की कुछ बातें आप लोगों को डिटेल कर देता हूं। इस आंदोलन में 3 कठिया पद्धति, 3/20 भाग को 3 कठिया पद्धति बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, या 3/20 भाग या 3 कठिया पद्धति की समाप्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी। 3 कठिया पद्धति जो थी वो नील की खेती में 3/20 भाग जमीन जो किसानों की जमीन होती थी उस पे 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था इस पद्धति के अनुसार। इसी पद्धति का विरोध गांधी जी ने चंपारण आंदोलन के दौरान किया था और उसमें सफलता भी उनको हाथ लगी थी और वो सफल आंदोलन कहलाया। गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम सफल आंदोलन जो था वो चंपारण आंदोलन ही था, ठीक है। तो नील की खेती यहां पे लिख सकते हैं, नील की खेती से संबंधित नील की खेती, ठीक है दोस्तों, नील की खेती से संबंधित। आगे बढ़ जाते हैं। भारत में सत्याग्रह का सफल प्रयोग सर्वप्रथम, देखिए फिर सर्वप्रथम शब्द जुड़ रहा है दोस्तों। भारत में सत्याग्रह का सफल प्रयोग सर्वप्रथम गांधी जी द्वारा कहां किया गया था? कहां किया गया था? इसका भी आंसर वही होगा दोस्तों, चंपारण आंदोलन में। चंपारण आंदोलन में, ठीक है, 1917 में ही इन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह का भारत में प्रयोग किया था, ठीक है, सफल प्रयोग किया। जिसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया? 3 कठिया पद्धति की समाप्ति की घोषणा कर दी। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। चंपारण में किसानों के लिए आंदोलन करने के लिए किस बिहार बोले या चंपारण बोले, ठीक है दोस्तों, किस बिहार के किसान नेता ने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था, ठीक है दोस्तों। चंपारण में जो किसानों के लिए आंदोलन करना था उसके लिए किस बिहार के नेता यानी किस बिहार के किसान नेता ने चंपारण आने के लिए गांधी जी को निमंत्रण दिया था? तो उसका नाम था दोस्तों, याद रखेंगे, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल नाम का एक किसान नेता था जो लखनऊ में भेंट करके, याद रखेंगे दोस्तों, लखनऊ में भेंट कर निमंत्रण दिया था, ठीक है। लखनऊ में गांधी जी से ये मिलता है और किसान नेता और गांधी जी को चंपारण आने का न्योता यानी निमंत्रण देता है, ठीक है दोस्तों। चलिए एक बार इसको मिटा देता हूं, फिर आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसके बाद आप लोग देखेंगे कि 1918 में गांधी जी द्वारा किसानों के लिए ही
गुजरात में कौन सा आंदोलन चलाया गया तो याद रखेंगे दोस्तों, ये 1918 की बात कर रहा है, इसलिए खेड़ा आंदोलन। इसमें क्या किए थे, इसमें क्या हुआ था कि गांधी जी ने किसानों के लिए गुजरात में एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था खेड़ा आंदोलन। इसको कर नहीं आंदोलन भी कहते हैं, कर नहीं दो आंदोलन भी कहते हैं। टैक्स नहीं देना है इसके लिए भी आंदोलन ये कहा जाता है, ठीक है। इसमें कर देने के लिए मना कर देते हैं। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। चंपारण आंदोलन की सफलता के उपरांत गांधी जी को कौन सी उपाधि मिली थी? ठीक है दोस्तों, कौन सी उपाधि इनको चंपारण आंदोलन के उपरांत मिली थी? तो याद रखेंगे, महात्मा की उपाधि मिली थी। किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी, इसीलिए इनके नाम के आगे महात्मा जुड़ जाता है। क्योंकि इनका नाम तो महात्मा रहता नहीं है, ये तो एक उपाधि इनकी थी। क्योंकि इनका पूरा नाम आप लोगों को आज बता देता हूं। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम जो है दोस्तों, याद रखेंगे कि मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा इनकी उपाधि थी। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने एक अपनी उपाधि जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस लौटा दी थी। वही पूछ रहा है कौन सी उपाधि थी लौटा दी? तो उनका उपाधि का नाम था कैसरे हिंद। आप लोगों को दोस्तों याद होगा, पीछे मैं बता चुका हूं कि 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी को ब्रिटिश हुकूमत द्वारा यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा एक उपाधि दी गई थी जिसका नाम था कैसरे हिंद। कैसरे हिंद की उपाधि उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वापस लौटा दी। घटना क्या घटित हुई थी इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। 13 अप्रैल 1919 को वैशाख पूर्णिमा यानी वैसाखी के दिन जलियांवाला बाग यानी जलियांवाला बाग गार्डन में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल के गिरफ्तारी के विरोध में कुछ भीड़ इकट्ठा हुई थी दोस्तों। इसी गार्डन में निहत्थी भीड़ इकट्ठा हुई थी जिस भीड़ को जनरल ओ डायर, अंग्रेज अधिकारी था जनरल ओ डायर, अपनी सैनिकों को लेके आता है यानी सिपाहियों को लेके आता है और एंट्री पॉइंट पे ही यानी गेट पे ही खड़ा होके गोली चलाने का आदेश दे देता है, जिसमें लगभग ब्रिटिश हुकूमत के अनुसार, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अनुसार 300 समथिंग लोग मारे जाते हैं, लगभग 400 के आसपास।
और लेकिन भारतीय आंकड़ा जो होता है वो लगभग 1000 के आसपास लोग इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस दिन जो हुआ था जनरल ओ डायर जो होता है, ओ डायर निहत्थी भीड़ पर जनरल ओ डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया जाता है। यह सवाल पूछता है इसलिए जनरल ओ डायर को लिख दिया हूं दोस्तों। याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग में ये घटना घटित होती है। और किसके विरोध में, तो इसका भी नाम याद रखेगा, बहुत बार कंपटीशन में एक्स्ट्रा नॉलेज है इसलिए लिख दे रहा हूं। डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में भीड़ इकट्ठा हुई थी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया एकदम आप लोगों को कि जलियांवाला बाग में क्या हुआ था कि दो लोग यानी डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को रोलैक्ट एक्ट एक काला कानून था जिसको काला कानून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अंग्रेजों ने 1919 में एक काला कानून बनाया था जिसको रोलैक्ट एक्ट बोला जाता था। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का नारा भी दिया गया था इसके विरोध में। यह ऐसा कानून था कि जिसपे किसी भी भारतीय को संदेह की दृष्टि में बिना मुकदमा चलाए उसको सजा दी जा सकती थी। ठीक है, तो उसी के तहत इन दोनों को उठा लिया गया था। रोलैक्ट एक्ट के विरोध में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और इन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में वैसाखी के दिन बहुत सारी निहत्थी भीड़ यानी बहुत सारे लोग, मतलब बूढ़े, जवान, महिलाएं सब लोग इकट्ठा हुए। लेकिन उसी भीड़ में जनरल ओ डायर एक अंग्रेज अधिकारी आता है और गोली चलाने का आदेश दे देता है जिसमें बहुत सारे लोगों की निर्मम हत्या हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसी घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि जो अंग्रेजों ने खुद दिया था उसको वापस लौटा देते हैं। ठीक है, गांधी जी ही ने सिर्फ ये उपाधि नहीं लौटाई थी, इसके विरोध में, इस घटना के विरोध में दोस्तों, इस घटना के विरोध में यानी विरोध में इस घटना के विरोध में जमना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने शर की उपाधि, इन दोनों ने ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी। ठीक है दोस्तों, तो ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड, इसको सर की उपाधि जो है दोस्तों याद रखेंगे, नाइटहुड इसको बोला जाता है। ठीक है, तो नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को जो मिली थी ब्रिटिशों द्वारा, और जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि, ये भी उपाधि ब्रिटिशों द्वारा ही मिली थी। और कैसरे हिंद की उपाधि क्या मिली थी, ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ही मिली थी। तो ये तीन लोग जो थे, ये जलियांवाला बाग के विरोध में, इस घटना के विरोध में सारे लोगों ने, मतलब इन तीनों लोगों ने अपनी उपाधि ब्रिटिश हुकूमत को लौटा दी। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रारंभ। गांधी जी असहयोग आंदोलन, अब मूवमेंट चलाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट चलाएंगे, बहुत सारा मूवमेंट चलाएंगे। तो याद रखेंगे 1 अगस्त
अगस्त 1920 में गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। बहुत बार कंपटीशन में पूछा है कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था गांधी जी द्वारा, तो 1920 में 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा आंदोलन चलाया गया। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। इस आंदोलन में सर्वप्रथम गिरफ्तार होने वाले कोई नेता का नाम आप लोग पूछे तो याद रखेंगे कि सर्वप्रथम गिरफ्तार नेता, इस आंदोलन में सर्वप्रथम गिरफ्तार नेता जो थे मोहम्मद अली थे। मोहम्मद अली आप लोग नाम सुने हैं दोस्तों। शौकत अली और मोहम्मद अली जो दो भाई थे, उन्हीं में से थे जो थे ये अली बंधुओं में से एक जो थे, वो सबसे पहले ये गिरफ्तार होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। चौरी चौरा की घटना, चौरी चौरा की घटना कब होती है दोस्तों, तो याद रखेंगे 5 फरवरी 1922 को, 22 में 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा उस समय गोरखपुर में पड़ता था। चौरी चौरा स्टेशन पर एक पुलिस स्टेशन था। चौरी चौरा स्टेशन पर निहत्थी भीड़, वहां पे निहत्थी भीड़ पे पुलिस कर्मियों द्वारा गोली चलाने से, मतलब एक हवाई फायरिंग करने से या गोली चलाने से वहां की भीड़ उग्र हो जाती है और 5 फरवरी 1922 को 1+21, ठीक है दोस्तों, 1+21 कुल मिला के 22, ठीक है। 1 एक क्या था, तो एक थानेदार होगा और 21 सिपाही होंगे, ठीक है दोस्तों, 21 सिपाही, कुल मिला के 22, ठीक है, कुल 22 याद रखिएगा। तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना घटित होती है जिसमें निहत्थी भीड़ ने कुल 22 लोगों को, कुल ये जो 22 लोग हैं इनको थाने में आग लगाने से जलकर मृत्यु हो जाती है। इन 22 लोगों को थाने में ही, क्योंकि चारों ओर से भीड़ थी और उग्र भीड़ हो जाती है, तो ये लोग दुबक के क्या करते हैं, थाने के अंदर जाके छिप जाते हैं। उसी में से भीड़ में से लोग निकल के, कुछ लोग थाने के अगल बगल आग लगा देते हैं और ये लोग अंदर ही रह जाते हैं और इनमें 22 लोगों की डेथ हो जाती है। यानी एक थानेदार भी मर जाता है और 21 सिपाही मर जाते हैं। कुल 22 लोग इस चौरी चौरा घटना में मृत्यु हो जाती है, जिससे क्षुब्ध होकर गांधी जी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो याद रखेंगे गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। कब वो लिए थे, तो याद रखेंगे दोस्तों, गांधी जी ने कब वापस लिया था, कब वापस लिया था, तो याद रखेंगे कि 5 फरवरी के 6 दिन इनको और लगता है। 5 फरवरी को ये घटना घटित होती है, 6 दिन ये विचार विमर्श करते हैं और 11 फरवरी 1922 को ये अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। रीजन क्या रहता है इसके पीछे का, आप लोग थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता देता हूं कि असहयोग आंदोलन जो था गांधी जी का अहिंसात्मक आंदोलन था, इसमें हिंसा अलाउ नहीं था, ठीक है। लेकिन इस आंदोलन का भी जो चरमोत्कर्ष था, यानी आंदोलन ये प्रारंभ था, चल ही रहा था, उसी में निहत्थी भीड़ ने हिंसा कर दिया। तो कहीं न कहीं ये आंदोलन का जो मोटो था, यानी जो उद्देश्य था कि अहिंसात्मक उद्देश्य से हम लोग को आंदोलन करना है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है और हिंसा हो जाने के कारण गांधी जी क्या करते हैं कि इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं 11 फरवरी 1922 को। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। गांधी जी द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता, कांग्रेस की अध्यक्षता, गांधी जी कांग्रेस की एक बार खाली अध्यक्ष बने थे दोस्तों, याद रखेंगे
ये मत सोचिएगा कि गांधी जी इतना फेमस नाम थे, इतना बड़े आंदोलन करते थे, तो ये कांग्रेस उस समय की बड़ी लीडर पार्टी, मतलब एक पार्टी थी जो अंग्रेजों के विरोध में खड़ी थी, उसके कई बार ये अध्यक्ष बने रहेंगे या कुछ रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। याद रखेंगे गांधी जी बस एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और वो कब बने थे तो याद रखेंगे एक ही बार अध्यक्षता की थी, वो था 1924 का बेलगांव अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, 1924 में गांधी जी बेलगांव जो है वो कर्नाटका में पड़ता है। कभी कभी पूछता है कि बेलगांव कहां पड़ता है, जहां गांधी जी ने एक बार मात्र अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, मात्र एक बार अध्यक्ष या अध्यक्षता। ठीक है, मात्र एक बार अध्यक्षता। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। गांधी इरविन समझौता। गांधी और लॉर्ड इरविन, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता होता है। लॉर्ड इरविन उस समय का वायसराय है दोस्तों। तो गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता होता है, उसका डेट होता है, याद रखेंगे, 5 मार्च 1931 को। गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है 5 मार्च 1931। इस समझौते को एक और नाम से जाना जाता है जो बहुत बार पूछता है, इसी को बोलते हैं दिल्ली समझौता। क्योंकि ये समझौता दिल्ली में हुआ था, तो जितने भी समझौते या जितने भी समझ लीजिए कि समझौते होते थे, जिस जगह पे होते थे उसी के जगह के नाम से जाना जाता था। तो दिल्ली समझौता के नाम से ही गांधी इरविन समझौते को जाना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ। गांधी जी ने फिर एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कई बार पूछा है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया था, तो याद रखेंगे 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को। इसी को याद रखेंगे दोस्तों, दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, जो इससे पहले जो 500 रुपए का नोट था, जो अभी मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन के तहत 500 रुपए का नोट जो बंद किया, उसके पुराना 500 रुपए के नोट के पीछे जो गांधी जी एक डंडा लेके चलते थे, बहुत सारे लोग पीछे चल रहे थे, वो दांडी मार्च का ही सीन है दोस्तों, याद रखेंगे। तो 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था कि गांधी जी ने दांडी के लिए प्रस्थान किया था। दांडी समुद्र तट का नाम है, ठीक है दोस्तों। तो दांडी के लिए प्रस्थान किया था, उसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें इन्होंने क्या किया था इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। दांडी मार्च कहां से कहां तक ये आंदोलन हुआ था, तो याद रखेंगे साबरमती आश्रम से ये शुरू हुआ था। साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ दांडी के लिए। ठीक है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम से शुरू किए। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम था, वहां से शुरुआत की और दांडी के लिए प्रस्थान किए। इन्होंने कुल 241 मील की पैदल यात्रा की थी। पैदल यात्रा 241 मील की पैदल यात्रा, और कुल इनकी यात्रा जो थी वो 24 दिन लगातार चले थे। याद रखेंगे दोस्तों, ये 24 दिन की लगातार यात्रा इन्होंने की थी पैदल, और 241 मील की यात्रा ये करते हैं 24 दिन में। ठीक है, और पहुंचते कब है, तो याद रखेंगे कि 12 मार्च को ये चले थे, और ये 5 अप्रैल को अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंच जाते हैं। 5 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचते हैं, और 6 अप्रैल को दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को ये क्या करते हैं, नमक बनाकर नमक कानून तोड़ देते हैं।
तोड़ देते हैं। नमक बनाकर, नमक कानून अंग्रेजों द्वारा उस समय प्रतिबंध किया गया था, उसी को क्या करते हैं, ये 6 अप्रैल के दिन मॉर्निंग में ही क्या करते हैं, नमक बनाते हैं समुद्र तट पर और नमक कानून तोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको फिर मिटा देता हूं, फिर आप लोगों को बताता हूं दोस्तों। इसके बाद फिर क्या होता है कि गांधी जी दांडी मार्च के लिए कितने प्रतिनिधियों को साथ लेकर प्रस्थान करते हैं? कितने लोग उनके साथ गए थे? जो वही बताया हूं आप लोगों को कि जो 500 रुपए के पीछे रिवर्स था, उसके पीछे का जो सीन था चलते हुए, उसमें वो कितने लोग उनके सहयोग के रूप में, सहयोगी के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में गए थे? तो याद रखेंगे, दांडी मार्च के लिए कुल 78 प्रतिनिधि गए थे। ठीक है दोस्तों, प्रतिनिधि 78 प्रतिनिधि गांधी जी के साथ थे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। दांडी मार्च की तुलना किसने नेपोलियन के पेरिस मार्च से की थी? नेपोलियन का नाम आप लोग सुने हैं दोस्तों। नेपोलियन ने भी एक बार पेरिस के लिए मार्च किया था, उसकी तुलना दांडी मार्च से की गई थी। किस नेता ने की थी, यही पूछ रहा है। तो याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की थी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। गांधी जी द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग कब लिया गया था? ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, वही पूछ रहा है कि कब वो भाग लिए थे। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो चला था वो सितंबर से लेके दिसंबर 1931 में। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था सितंबर में, 7 सितंबर से शुरू हुआ था, 1 दिसंबर तक चला था। तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक 1931 तक चला था, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों को दे देता हूं दोस्तों, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गोलमेज सम्मेलन यानी इसको अंग्रेजी में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो तो होता था वो लंदन में होता था, यानी ब्रिटेन में होता था। उसमें भाग लेने के लिए गांधी जी इंग्लैंड गए थे, यानी ब्रिटेन गए थे, लंदन गए थे। ठीक है, और उसमें उन्होंने भाग लिया था। आगे बढ़ जाते हैं। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने किस जहाज से गए थे? किस जहाज से गए थे? तो याद रखेंगे किस जहाज से वो गए थे, क्योंकि उस समय पानी का जहाज जाता था, उसी से गए थे। तो एस राजपुताना, एस राजपुताना से गांधी जी गए थे। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो सेंट जेम्स पैलेस,
सेंट जेम्स पैलेस, सेंट जेम्स पैलेस लंदन में, ठीक है, लंदन में ये हुआ था। और उसमें कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो याद रखेंगे एक्स्ट्रा नॉलेज में, कुल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधि भाग लिए थे, ठीक है, 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ठीक है, 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था बस। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में दलितों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, ठीक है, तो याद रखेंगे अंबेडकर ने। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम था अंबेडकर, ठीक है, जो दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, याद रखिएगा दोस्तों। कांग्रेस के तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधि कौन बना? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कौन प्रतिनिधि के रूप में गया था? तो यही गए थे, गांधी जी ही गए थे, याद रखेंगे दोस्तों, गांधी जी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। पूना समझौता, पूना समझौता, पूना समझौता कब हुआ था? तो 26 सितंबर 1932 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखेंगे अंबेडकर एवं गांधी जी। अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच, ठीक है, अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच क्या हुआ था? पूना में एक समझौता हुआ था जिसको बोला जाता है पूना समझौता, ठीक है। अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच ये दलितों से रिलेटेड सीटों का जो व्यवस्था थी उसको लेके इन दोनों में विवाद हो गया था, गांधी जी और अंबेडकर में, जिसको एक समझौते के द्वारा हल किया गया। इस समझौते के तहत क्या हुआ उस समय, याद रखेंगे, दलितों की जो सीट थी, मैं आप लोगों को बता देता हूं, दलितों की सीट जो थी वो 71 से बढ़कर 147 हो गई। यानी दलितों की जो सीट थी वो 71 से बढ़कर, इस समझौते के द्वारा गांधी जी और अंबेडकर में एक समझौता होता है, इसमें मान लिया जाता है कि जो सीट होंगी दलितों की वो 71 से बढ़ाकर अब 147 हो जाएंगी। तो ये दोनों लोगों में सहमति हो जाती है और ये होता भी है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया? गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया? तो याद रखेंगे 8 अगस्त 1942 में, ठीक है, 8 अगस्त 1942। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, तो दोस्तों याद रखेंगे, इसी को, भारत छोड़ो आंदोलन को ही आप अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अगस्त क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अगला आगे देखेंगे दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा विश्व प्रसिद्ध
नारा, विश्व प्रसिद्ध नारा दिया गया। कौन सा नारा दिया गया था दोस्तों, याद है ना? करो या मरो, डू एंड डाई। ठीक है दोस्तों, डू एंड डाई यानी करो या मरो, क्योंकि गांधी जी एक इसी में संबोधित करते हुए यानी इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने बोला था कि अब समय आ गया है कि हमें अब कुछ करना चाहिए और करने के लिए अगर मरना पड़े तो मर भी जाना है, सही रहेगा। ठीक है, यानी करो और मरो का नारा इन्होंने इसी आंदोलन में दिया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु 1944 में हुई थी। इनकी पत्नी की मृत्यु 1944 में हो जाती है। गांधी जी द्वारा लिखित कुछ पुस्तक एवं समाचार पत्र। ठीक है, गांधी जी ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी और कौन कौन सा ये समाचार पत्र निकालते थे, तो याद रखेंगे। नवजीवन इन्होंने लिखा था। उसके बाद यंग इंडिया, हिंद स्वराज, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, ये साउथ अफ्रीका में निकालते थे। इंडियन ओपिनियन ये 1904 के आसपास ये दक्षिण अफ्रीका में निकालते थे ये पेपर। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका में निकाला जाने वाला पत्र था। ठीक है, आगे गांधी जी की आत्मकथा। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है दोस्तों, तो याद रखेंगे। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, अंग्रेजी में इसको याद रखेंगे दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये गांधी जी की बहुत बार किताब मतलब आत्मकथा को पूछा गया है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के एक घटना घटित होती है दोस्तों। ठीक है, दिल्ली के बिड़ला, दिल्ली में एक बिड़ला भवन था। बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा चल रही थी। प्रार्थना सभा के दौरान नथू राम गोडसे द्वारा गोली मारकर की गई। फिर से इसको रिपीट करते रहो दोस्तों। गांधी जी की मृत्यु जो हुई थी, उनकी हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 का दिन था। दिल्ली की बिड़ला भवन, दिल्ली में एक जगह थी जिसका नाम था बिड़ला भवन। ठीक है दोस्तों, बिड़ला भवन में क्या चल रहा था, एक प्रार्थना सभा चल रहे थे। प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, प्रार्थना सभा के दौरान ही नथुराम गोडसे आता है और गांधी जी को 3 गोली मारता है। ठीक है, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, गांधी जी की मृत्यु दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो याद रखेंगे
शहीद दिवस, शहीद दिवस के रूप में गांधी जी को यानी 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। याद रखेंगे भारत में शहीद दिवस 2 तारीख को मनाया जाता है, दो डेट इसके लिए है, ठीक है। एक 30 जनवरी के दिन मनाया जाता है जो आपका गांधी की मृत्यु का दिवस है, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। और एक जो डेट मनाया जाता है वो 23 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी हुई थी, उस दिन भी शहीद दिवस मनाते हैं। तो याद रखेंगे 30 जनवरी को आप लोग शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। गांधी जी की जन्म दिवस को आज किस रूप में मनाया जाता है? किस रूप में मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, यानी 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो इनका जन्म दिवस है। तो दोस्तों ये रहा आपका गांधी जी के बारे में बहुत सारा डिटेल, और वीडियो आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा तो ढेर सारे दोस्तों में शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ढेर सारा चैनल को प्यार देते रहिएगा। और वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिए जिससे आपका लाभ मिल सके और परीक्षा को बीट कर सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।